गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाल ही में मैं जो है वो वीकेंड में जो है वेस्टर्न घाट जो खंडाला, जहां पर लोनावाला खंडाला है, वहां में गया हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को जो है मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, मुझे सैटरडे मॉर्निंग मुझे एक सेशन अटेंड करना था। तो मैंने वहां पे सेशन अटेंड किया फ्राइडे को सेशन मैंने अटेंड किया। और उसके बाद फिर लौटते में हम लोगों ने सोचा चलो यहां तक आए हैं, फैमिली समेत ही आए हुए थे, वो बच्चे भी बहुत दिन से बाहर नहीं निकले थे, तो सोचा चलो कोई सेफ जगह पे देखकर कहीं पर एक रिजॉर्ट टाइप बुक करते हैं। तो यहाँ पर जो है लोनावाला में एक रिजॉर्ट है, अपर डेक है ना, उसको हम लोगों ने बुक किया। हालांकि बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा है उसका, व्यू बड़ा अच्छा है, पर रिजॉर्ट बिल्कुल बेसिक जैसा है। मतलब रिजॉर्ट जो है वो समझ लो आपकी एक अच्छी क्वालिटी का लॉज है, बस वो है, उसके अलावा कुछ नहीं उसमें, कह नाम का रिजॉर्ट है वो। लेकिन व्यू बड़ा अच्छा था क्योंकि वो लोनावाला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। वहां पे हम लोगों ने काफी फॉरेस्ट ट्रेल में भी गए हैं, है ना। एक वीडियो बना के डालूंगा अभी जो वहां पे शूट किया उसको मैंने, तो बड़ा सुंदर जगह लगा मुझे। और मैंने जो है बड़ा बेटा तो चूंकि क्या है वो अभी 8th में है ना, तो 14 ईयर का मतलब 8th में है, 13-14 साल का है, तो थोड़ा सा आपको पता ही है ना, 13 से 14 साल के बच्चे अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके अपने फ्रेंड सर्किल होते हैं। तो हमारे फैमिली फ्रेंड है वो भी साथ में गए हुए थे, तो उनके बच्चों के साथ वो मतलब 2 दिन नजर ही नहीं आया हमको, कहाँ घूम रहा है, किधर है, खाने के समय मिला करते थे बस, ठीक है। छोटा वाला बेटा साथ में था, तो उसको काफी कुछ मैंने बताया उसको, जैसे उसने मकड़ी का जाला देखा, पूछा उसने उसके बारे में कि ये कैसे है, इसमें इतनी बड़ी स्पाइडर कैसे, इतना बड़ा कैसे बनाया, उसने उसको बताया कैसे बनाती है ना, इसमें क्या केमिकल होता है, क्या पर्पज है इसका। वो बोला तोड़ दूं क्या, मैंने कहा नहीं तोड़ना नहीं, इसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, उसको अपना खाना कैसे खाएगी वो। तो फिर उसको नेचर के बारे में, पत्तियों के बारे में ना, अलग अलग जंगल ट्रेल पे गए उसके बारे में बताया। तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की। और ये हम जब जो है वो, मुझे लगता है कि प्रकृति के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो वो नेचर को सहेजते हैं, वो उन्हें इंपॉर्टेंस मालूम चलता है कि इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें खो देते हैं क्योंकि हमें उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होता है, ठीक है। ये तो मेरा पर्सनल ट्रिप था, मतलब मैं सोच लो कि 2 साल के बाद मैं पहली बार जो है कहीं वीकेंड में मैंने कोई काम नहीं किया। मतलब मैंने सैटरडे के दिन मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, मतलब कोई भी काम नहीं किया। संडे को मैं फिर हम सेल्फ ड्राइव पे थे, मैं ना ड्राइवर को साथ लेकर नहीं गए थे हम लोग। तो जैसे तो मतलब 2 दिन, तब फ्राइडे की शाम से लेकर सैटरडे का पूरा दिन और संडे का हाफ डे मैंने, फिर संडे आके काम करना पड़ा मुझे। मैंने कोई काम नहीं किया और मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, रिजुवनेट फील हुआ कि बहुत दिनों से कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, 2 साल से लगातार काम करे जा रहे हैं। खैर ये तो पर्सनल बात थी। अब मुद्दा यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है सामने आ रही है कि भाई कि सीबीआई ने जो है वो, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सीबीआई ने, कि अभी न्यूज़पेपर में आया कि सीबीआई ने नीट में घोटाले का पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि भाई नीट में स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो क्या नीट दोबारा होगा? तो आपको क्लियर कर दूं कि सीबीआई ने नागपुर के कोचिंग सेंटर पे भी उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया, और कई जगह पे वो इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और पेपर के लीक की बात तो नहीं है, लेकिन ये यहां पर बात होता है, एक बड़ा स्कैम सामने चल रहा है। वो ये है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट से एग्जाम दिलवाना, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चे से, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, तो उसमें संजय दत्त की बजाय जो है वो एक वहां पे एक टैलेंटेड स्टूडेंट था, वो एग्जाम देने जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर जो है वो जो है कैंडिडेट के चेहरे से मिलते जुलते लोग लेके फोटो को मॉर्फ किया करते थे, फोटोशॉप किया करते थे, वो ऐसे करके उन्होंने एक ग्रोह तैयार किया था। तो नागपुर का भी कोई कोचिंग सामने आया जो 50 लाख रुपए लिया करता था। 50 लाख रुपए लेकर जो है वो कैंडिडेट को जो है की जगह पे कोई दूसरा एग्जाम दे के आया करता था। पेपर उनके पास नहीं हुआ करता था, सिर्फ कैंडिडेट एग्जाम देने दूसरा जाया करता था। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं जो किसी की भी जगह एग्जाम जाकर दे देते हैं और एग्जाम निकलवा देते हैं। मतलब जबरदस्त टैलेंट है उनका, लेकिन कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो कि आपको जेल हो सकती है उसके लिए। लेकिन बात इतनी सी है कि सीबीआई ने ऐसे स्कैम को पकड़ा और उन्होंने पाया कि इंडिया में कई सारे जगह पर ये वाला स्कैम चल रहा है, कि कई जगह पर प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने चले जा रहे हैं। और उसके चलते क्या हो रहा है कि जो योग्य कैंडिडेट है वो सफर कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एनटीए को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि एग्जाम इतने बड़े लेवल पर होता है तो इसमें स्कैम कैसे रोक सके हम, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है, मेरा पर्सनल मानना है कि ये वक्त आ चुका है कि आप बायोमेट्रिक के, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप अंदर एंटर करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाए। जैसे आधार कार्ड में आपको पता आंखें और थंब इंप्रेशन लिया करते थे, तो बाहर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए और बायोमेट्रिक आपके सबमिट होंगे ऑलरेडी किसमें, आपके जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे
ठीक है। तो वहां पर आपको आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। आधार कार्ड में एक बायोमेट्रिक है, वही बायोमेट्रिक आपका एडमिशन सेंटर पर, जो एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा, और वही बायोमेट्रिक की जांच आपकी जब आपको कॉलेज एलोकेट होगा तब होगा आपका। तो बायोमेट्रिक को जो है मैच करना पड़ेगा अब यहां पर। तो क्योंकि वक्त आ चुका है कि अब हमारे नॉर्मल मेटल डिटेक्टर हुआ, ये सब चीजें हुआ, ये तो खैर चीटिंग रोकने के लिए होती हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्कैम का लेवल हमारे यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है इस तरह की एक्टिविटी में, ये सोचते ही नहीं है वो लोग कि वो मेडिकल की सीट लेके क्या लेंगे भाई। आपको नंबर नहीं आएगा और आपको कॉलेज में डाल दिया तो आप कर क्या लोगे, आप क्या हासिल कर लोगे आप। अरे तुम योग्य नहीं हो मेडिकल में जाने के, तुम योग्य ही नहीं हो कॉलेज तक पहुंचने के, इसलिए तुमको कॉलेज एग्जाम तुम पास नहीं कर पा रहे हो। और तुम पहुंच भी जाओगे ना तो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर नाम लिख के नाम बदल दीजिए, आप बगैर रिश्वत दिए एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर पास नहीं कर लोगे। चलो ठीक है, आपने पैसा दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर पास कर लिया, चलो पैसा आपने वहां भी बाबू सेट कर लिया, कोई आपने समझ लो, एचओडी को भी आपने सेट कर लिया मान लो। उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो क्या होगा, मरीज को कैसे बचाओगे, किसको पैसा दोगे मरीज को बचाने के लिए। एक ऑपरेशन टेबल पे एक मरीज है, उसको बचाने के लिए किसको पैसा दोगे, क्या अपनी जगह पे दूसरा सर्जन लेके आओगे, तो फिर तुम किस काम के डॉक्टर भाई, क्यों बने थे डॉक्टर। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए, कोई बाबू क्लर्क बनने के लिए, एक पीएससी के थ्रू अफसर अंदर जाने के लिए वहां पर भी कोई करता है तो चलो ठीक है, धक्का वक्का मार के काम चल जाएगा, लेकिन मेडिकल में तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये बड़ी भारी भ्रांति है कि लोग जो है वो, मैं कह रहा हूं ना, सबको आज मेडिकल कॉलेज में डाल दिया जाए ना, तो मैं कह रहा हूं 80% लोग छोड़ के भाग जाएंगे कॉलेज कि भैया नहीं करना है, कहां फंस गए। 80% लोग छोड़ के भाई, 80 ने 90%, चलो बड़ा फिगर लेते हैं, तो वो एक गलत चीज है ना। तो इसलिए उस सीबीआई की जो न्यूज थी उससे नीट कैंसिल होगा, ये संभावनाएं कम है, ठीक है, बहुत कम है। क्योंकि कारण ये कि वो अलग तरीके का स्कैम बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो पेपर लीक नहीं बोल रहे हो, वो कैंडिडेट चेंज करके वहां पहुंचा, ठीक है, अपना जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म को भरा, अब उस कैंडिडेट को ने की जगह पे दूसरा कैंडिडेट वहां जा रहा है, कहां पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहा है, और वहां के इन्विजिलेटर को सेट किया हुआ है कि भैया ये एग्जाम देने आएगा तो उसको ऑब्जेक्शन मत करना है इसको। तो फोटो में डिफरेंस देखकर भी वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हो। तो ये जो है ये स्कैम एक्चुअली, ठीक है। तो खैर अब जो भी होगा मालूम चलेगा, जांच में है वो चीज। और रही बात कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर अभी एग्जाम का, कोई बच्चों ने बताया कि सर अभी है ना जो है एग्जाम देने के बाद नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं, तो हमको घर वाले भी सुना रहे हैं बातें, ठीक है, हमारे कजिन्स, हमारे रिलेटिव कि वो सब चीज लोग भी तमाम तरह की बातें बोलते हैं हमको, है ना, कि तुम्हारा नहीं होगा, हम तो ये बोल रहे थे तुमसे, तो अब क्या करें सर, है ना। और दूसरी बात ये है कि आप भी हमको जवाब नहीं देते हो। मेरे पास, मैं देखता हूं कि मेरे पास ऐसा, जैसे कि आप सोचिए कि बच्चों में इतना कम पेशेंस है कि मुझे जो है वो उन्होंने मैसेज करते हैं, एक दिन मुझे मैसेज करते हैं, एक दिन मैसेज करने में यदि मैं उनको जवाब नहीं कर पाता हूं तो तुरंत ही जो है वो एक हेट मैसेज डाल देंगे, देख लिया मैसेज, फिर भी अब देख लिया मैसेज क्या होता है, दिस फोन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लैपटॉप डेस्कटॉप, ठीक है, वो ऑन होता है, व्हाट्सएप ऑटोमेटिक चल रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो उसके चलते वो दिखता है कि आपको मैंने देख लिया, पर एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं होता मैसेज। तो मैं देख रहा हूं कि इतना कम पेशेंस जो है वो कि आप बार सीधा, अब देखिए किसी का सब्सक्रिप्शन लिया किसी ने, वो ऑन नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट टीम 10 बजे से काम शुरू करती है, वेट करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, लेकिन मुझे ही साथ डायरेक्ट मैसेज कर रहे कि चालू क्यों नहीं हो रहा, क्या सिस्टम है ये, कि क्या हो गया भाई। आपका डिवाइस का, आपके इंटरनेट का या कोई अकाउंट में जब कनेक्ट होता है ना, कि अपन अकाउंट में आते हैं तो वो सर्वर से आपका मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट करता है, तो कभी कभी कोई मिस हो गया, वो फिर कैच बन जाता है उसके अंदर, वो लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो कुछ समय लगता है, फिर टीम वहां से आपका कुकीज क्लियर करती है, फिर री इंस्टॉल करती है, तो तमाम चीजें होती हैं। उसमें टीचर क्या कर सकता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट 100% हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं। खैर, तो मैं वही बोलूंगा कि अभी हम सबको जो है वो एक धैर्य सीखना पड़ेगा। मैं गौर कर रहा हूं कि ये जो नई जनरेशन है आप लोगों की, इसमें सब टैलेंटेड है, बुद्धिमान बहुत लोग हैं, टैलेंटेड है, पैशनेट है, करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन धैर्य कम है। आपकी जनरेशन की सबसे बड़ी कमी है वो इसमें कि पेशेंस कम है उसमें। एक बार बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं आपको कि एक बार गौतम बुद्ध जो है वो किसी के, वो देखो ये बुद्ध साधु थे, ये लोग क्या करते थे, मांग कर खाया करते थे, है ना, किसी घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे, भिक्षा को फिर बांट कर आपस में खाया करते थे। तो भगवान बुद्ध जो है वो तो इतने बड़े जो ज्ञानी थे, लेकिन वो भी जो है कि ऐसा ना हो कि लोग उनको उनमें और अपने आप में अंतर करने लगे, तो वो भी भिक्षा मांगने जाया करते थे।
तो भगवान बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, वो कहीं पर जाके किसी के दरवाजा उन्होंने नॉक किया, तो दरवाजा नॉक करना था, तो एक लेडी ने दरवाजा खोला घर का, और वो दरवाजे पे उन्होंने देखा कि एक भिक्षुक खड़ा हुआ है, बौद्ध भिक्षुक खड़ा हुआ है, और वो ज्यादा पसंद भी नहीं करती थी इन लोगों को। तो उसने उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, खूब गाली बकी की। आ जाते हैं सुबह सुबह से मुंह उठा के, ना कोई काम नहीं है इनको, है ना कपड़े पहनकर, ना कुछ हट्टे कट्टे रखे, कुछ काम क्यों नहीं करते, भीख मांगने चले आते हैं, खेतों में जाके काम कर लो, हाँ तो तुम्हारे लिए कमा करते हैं क्या हम। मैंने तो 50 बातें सुनाई। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराकर वो जब वो दरवाजा उसने बंद कर लिया, चले गए वो पलट के। ठीक है, बाजू में एक आदमी और रहा करता था जो पंडित था, जो तमाम तरह के जो है ना रिचुअल्स कराया। तो वो पंडित को बड़ी खुशी हुई कि देखो बुद्ध का अपमान हुआ, बड़ा मजा आया उसको देख के, एकदम आनंद आ गया उसको। नेक्स्ट डे क्या देखता है वो कि वो भगवान बुद्ध फिर से पहुंचे उस लेडी के दरवाजे पे। भाई वहां घर बांटे थे, भाई ये मोहल्ले में तुम मांगना, ठीक है। तो वो पहुंचेगा, नॉक के दरवाजा, लेडी ने देखा कि फिर से, अब लेडी आंख बबूला हो गई कि हद है कि ये कल इसको इतना सुनाया, फिर से मांगने आ गया। ले मैं लेके आती तेरे लिए खाना। अंदर गई, कचरे का डब्बा होता ना किचन में, कचरे का डब्बा रखा था, कचरा भरा हुआ, वो लेके आई और उनके ऊपर पूरा फेंक दिया कचरा, पूरा ऊपर से नीचे तक कचरा 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 ना, जो घर में जो गार्बेज होता है डेली का, वो फेंक दिया उनके ऊपर ना, और फिर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। बाजू वाला पंडित हंस के पेट पकड़ पड़ गया, हंस रहा है वो कि बीन लो, इसमें से कुछ ले लो, है ना, मजे ले रहा है भगवान बुद्ध के। कुछ नहीं बोले, वो वापस आगे चले गए। डे 3 पर वो आदमी देखा करे फिर से बुद्ध जो उसी दरवाजे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बोला रुको रुको रुको। बोला ठीक है, एक बार उसने तुमको गाली बकी, दूसरी बार तुमको कचरा फेंका, तुम मतलब कैसे मिट्टी के आदमी हो? कोई स्वाभिमान है कि नहीं तुम्हारे अंदर? सेल्फ एस्टीम है कि नहीं है? वो तुमको साथ इतना अपमान की जा रही तुम्हारी, और तुम फिर मांगने चल दिए उसी दरवाजे पे। आज तो लट्ठ मारेगी तुमको। तो बुद्ध बोले कि शांत रहे बुद्ध, सुनते रहे उसकी बात, है ना। फिर वो बोला कि कुछ बोलो तो भगवान बुद्ध बोले कि देखो ऐसा है, तुम बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तुम मनुष्य के मनोविज्ञान को नहीं समझते हो। वो मुझसे नफरत करती है, और नफरत प्रेम का ही प्रतिरूप है। जब हम किसी व्यक्ति को हेट करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बसता है, वो बस जाता है वो, इसलिए हम उसको नफरत करते हैं। सामान्य व्यक्ति की कोई परवाह भी नहीं करता है। यदि आप किसी को नफरत कर रहे हो, मतलब आप दिमाग में रखियो, आप किसी को आपसे ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हो, मतलब आप उससे कुछ चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल पाया आपको। तो विकर्षण भी आकर्षण का एक रूप है। मतलब कोई चीज को यदि आप जो है वो मतलब उसको आप यदि अवॉइड करना चाहते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बसी हुई चीज, तो वो कहते हैं वो कि जो रिपल्सन है दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। तो तुम नहीं समझोगे इस बात को। ये ऊपर, ये तुम्हारे रेंज के बाहर की बात है, तुम हंसो। बुद्ध बोल के दरवाजे को नॉक किए। अब लेडी ने देखा कि फिर आ गया है। लेडी अंदर गई झाड़ू लेने के लिए, और तो लंबा झाड़ू डंडा लगा होता, लेने अंदर गई झाड़ू के, आज तो लगाई थी पिटाई ना। जैसे ही वो बाहर आए, भगवान बुद्ध को उसने देखा कि वो खड़े हुए हैं अपना कटोरा सामने लेके। उसने झाड़ू मारने के लिए किया, अचानक उसकी आंखें बुद्ध की आंखों से टकराई। एकदम विनयशील आंखें, कुछ नहीं उन आंखों में, कोई भी ना भय उनके अंदर, सिर्फ प्रेम आंखों के अंदर की ठीक है, जो है जो तुम दोगी ले लूंगा मैं, ठीक है। आंखों ही आंखों में, बुद्ध की आंखों ही आंखों में उसको समझ में आया कि ये कोई कह रहे हैं कि जो तुम प्यार से दोगी, नफरत से दोगी, सब मेरा है, सब मैं ले लूंगा। झाड़ू उसने छोड़ दी। बोली कि आप हो क्या? आप कौन हो? आप इतने शांत क्यों हो? आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट क्यों है? आप विचलित क्यों नहीं होते हो? बुद्ध जो है मुस्कुराते रहे। फिर वो उनके पैरों को छुआ उसने। बुद्ध ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि खड़े हो जाओ। फिर वो लेडी रोने लगी, माफी मांगने लगी। तो बुद्ध ने कहा भूखा हूं, रोटी दोगी? अंदर गई वो रोटी लेके आई। आशीर्वाद देके बुद्ध आगे बढ़ गए। बाजू वाला पंडित देखता रह गया। वो लेडी अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध के शाम को जो सभा होती थी वहां पहुंची। देखा उसने कि तो बहुत ही बड़े आदमी है, बुद्ध की सभा चल रही है, राजा महाराजा अड़ोस पड़ोस के आके वो भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं उनकी बातों को। उनकी जो बातों को सुन के उसको इतनी ग्लानि लगी उसके अंदर कि बुद्ध के पास जाके दोबारा क्षमा मांगी उसने। तो कई बार क्या होता है कि हमारा रिएक्ट ना करना
हमारा व्यक्ति को क्षमा कर देना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मैं भी कोशिश करता हूं, पर कई बार मैं शायद असफल हो जाता हूं, मैं रिएक्ट कर जाता हूं कई बार, पर मैं कोशिश करता हूं। मैंने इस स्टोरी को जब पढ़ा सुना, मुझे लगा कि नहीं, हम दूसरे के कारण अपना आपा क्यों खोए, हम दूसरे के कारण हम अपना विनय क्यों गंवाएं हम। तो पेशेंस, सब्र बहुत बड़ी चीज है। आपको आज कोई कुछ भी बोल रहा है ना, एक दिन वक्त आएगा जब वो व्यक्ति खुद ही आपके पास आएगा, बोलेगा यार मैंने उस समय तुमसे कहा था ये गलत था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।